गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो पहला हमारा टॉपिक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने 12 रोड्स को इनाग्रेट किया है नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया के। तो ये रोड्स जो हैं वो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बनाई है। ठीक है, तो ये हमारी जो रोड्स की जो डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर एरियाज़ में, ये खासकर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो रही है, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ ही हमारा एक स्टेप है। ठीक है, ये जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी यही बोला है कि ये जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी जो एक तरह से कमिटमेंट है, जो हमारा एक तरह से प्रॉमिस है कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक तरह से कॉन्क्रीट बनाना चाहते हैं, उसी की तरफ हमारा ये एक कदम है। तो अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, फिर उसके बाद हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी देखते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असल में पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के अंडर आता था, लेकिन 2015 से जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इसको कंट्रोल दे दिया गया है। अब ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ कंट्री के हैं, जो बहुत ही इनएक्सेसिबल रीजन्स हैं, जहाँ पर बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है, उनमें कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, ये काम जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब इसका जो स्टाफ है, जो इसमें ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारी इंडियन आर्मी की अलग अलग यूनिट्स में से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ये सारे इन जो है रेजिमेंट से जो है इनको लिया जाता है, जो इसमें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ होता है। जो इंजीनियरिंग सर्विस है और उसके जो पर्सोनल हैं, वो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो इंडियन आर्मी के, वो जनरली जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स जो है उसमें से आते हैं। ठीक है, उनका पेरेंट कार्डर जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स होता है, वही लोग जो हैं वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। अब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम कर रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 21 स्टेट्स इंडिया के उसमें काम कर रहा है, और इवन यूटी में भी है। हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वो उसमें भी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी ये काम करता है। अब इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखते हैं। जब गवर्नमेंट चेंज हुई जब 2014 में, तब उस टाइम पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे मिस सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब इंडिया जो है उसका समय आ गया है कि वो लुक ईस्ट पॉलिसी को छोड़कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ ध्यान दे। ठीक है, तो नवंबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया था। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी? तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी ये थी कि हम ईस्टर्न वर्ल्ड, जो हमारी ईस्ट एशिया है, उसकी तरफ हमने देखना शुरू किया था। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पर उसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, एशियान की तरफ अच्छे रिलेशंस करना, ये हमारा उसका मेन एक तरह से मोटिव था। अब उस लुक ईस्ट को एक कॉन्क्रीट फॉर्म देना कि हाँ अब हम डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके 22 साल बाद बनाई गई है। ठीक है, तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें कहा कि हम टेंजिबल एक्शन और कॉन्क्रीट रिजल्ट्स लेके आना चाहते हैं, लुक ईस्ट ही नहीं रखना चाहते। अब हम एक्ट करना चाहते हैं उस पॉलिसी के ऊपर। तो और इसके अंदर एशियान के साथ तो हम बनाना ही चाहते हैं अच्छे संबंध, लेकिन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी जो है हम इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि हम अच्छे तरह से कोऑपरेट कर सके अपने ईस्टर्न रीजन में। सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डोमेन में इंडिया जो है अच्छी तरह से इन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहता है, और उसका एक सबसे बड़ा फलक्रम, एक सबसे बड़ा पिलर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ये सब जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है। उसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसी के तहत ये 12 रोड्स जो है रिसेंटली अभी ये अनाउंस की गई हैं। ठीक है, अब जो है इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पर को हमने हाई प्रायोरिटी देनी है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन ही हमारा एक तरह से कनेक्ट है बाकी के ईस्ट एशिया के साथ। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, रादर हम वहाँ पर पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। बात चल रही है कि जापान वहाँ पर हमको जो है लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ताकि हमारा ईस्टर्न एशिया के साथ एक तरह से लिंकेजेस अच्छे हो पाए। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैज़
dedicated 12 roads built by the Border Roads Organization and in the northern and eastern border areas, and he has called that these roads are built under the Act East policy of the government, wherein we are laying down special emphasis on the northern northeastern region. Okay, so before we embark on understanding what is the Act East policy, let us see what is this BRO. So BRO is functioning under the Ministry of Defense since the year 2015, and it was under the Ministry of Roads, Transport and Highways before this period. Okay, so BRO is constructing roads and providing connectivity to all those inaccessible regions which are lying in the border areas of the country. So the staff of this BRO is drawn from the Indian Army, various units, the various units of the Indian Army, and the cadre of this BRO is the General Reserve Engineer Force. Okay, so this General Reserve Engineer Force is the actual cadre of this BRO, which derives its personnel from the Indian armies, from the various units of Indian Army. Okay, so this BRO is functioning not just in India but abroad also. So in India, it is maintaining operations in 21 states, and it is also operating in one UT, that is Andaman and Nicobar Islands, and it is operating in several neighboring countries such as Afghanistan, Bhutan, Myanmar, and Sri Lanka. So now let us see what is our Act East policy. So before you understand what is Act East policy, you should know a little bit about Look East policy. So in 1992, Narasimha Raoji's government, he was the Prime Minister, and he announced that India wants to look east because India wanted to decouple itself from the rivalry of Soviets and the Western countries. By then, the Soviet camp had collapsed already, and we did not want to put all our eggs in the basket of Western countries. So that's why Narasimha Raoji announced this Look East policy in 1992, wherein India was to start looking towards the eastern countries or East Asian region, especially the Asian countries who were the developmental partners of India since many decades. Okay, so based upon that Look East policy, now in November 2014, the new government, which swayed in May 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this government gave the vision of Act East policy, and based upon this vision of the then External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj ji, this Act East policy was concretized. So now let us see what are the features of this Act East policy. So all the rhetoric that surrounded around the Look East policy, we wanted it to concretize, and now we wanted to take direct action towards the Eastern Asia region. Okay, so now the focus was shifted to tangible action and concrete results, and not just on rhetoric that surrounded around the Look East policy. We want to deepen our cooperation not just with the ASEAN or the other countries of East Asia, but with US, Japan, Australia, and South Korea also. Okay, so India is getting bold in defense, security, and strategic domain or cooperation with these countries, and of course with ASEAN also. And this was this Act East policy. The fulcrum of this Act East policy was the northeastern region. Okay, so we wanted to promote the economic development of northeastern region because it serves as a bridge or a connect between India and the Eastern Asian countries. Okay, so it is a gateway for us to Southeast Asia region. That's why our entire focus of Act East was initially towards the development of northeastern region, so that we can create linkages with East Asia region. That's why we've started focusing on the Northeast Asia region. Okay, so under this policy of developing
Northeast Asian region, we have started several infrastructural projects. You may have been witnessing it already, and these 12 roads are also a part of that initiative. Okay, so now let us see the next topic, which is Jalgaon Banana. तो एक कंसाइनमेंट जो है जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना का जो है वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से जो है वो निकल चुका है और एक्सपोर्ट के लिए दुबई को। ठीक है, अब 2016 में जीआई सर्टिफिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन जो है जलगांव बनाना को मिल चुकी है 2016 में। ठीक है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज है। अब याद रखो, लीडिंग और लार्जेस्ट में फर्क होता है। इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज है, हमारा बनाना के आउटपुट में 25% का शेयर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो इक्वेडर है, जिसका ऑलमोस्ट 1/3 शेयर है ग्लोबल बनाना एक्सपोर्ट में। ठीक है, अब बनाना जो है वो इंडिया में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन में उगाया जाता है। ठीक है, अब याद रखो, ठंडे इलाके में जो अल्पाइन रीजन है वहां पर बनाना की खेती नहीं की जा सकती या बनाना को नहीं उगाया जा सकता। इंडिया में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेट है बनाना का, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद गुजरात आता है। ठीक है, सो अब इंडिया का सबसे ज़्यादा जो बनाना एक्सपोर्ट होता है वो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, खासकर यूएई, बहरेन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर एंड ईरान। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, जलगांव बनाना. So a consignment of fiber and mineral rich geographical indication certified Jalgaon banana has been exported to Dubai from this Jalgaon district of Maharashtra. This banana got GI certification in the year 2016. Now we have to understand that India is the world's leading producer of bananas. So you have to remember the difference between leading and largest. India is not the largest producer of bananas. India is the leading producer of bananas with almost a share of 25% in total output. The actual main producer is Ecuador. Okay, so this Ecuador is the largest exporter of bananas and it controls over 1/3 banana export market by volume. Banana is widely grown in tropical, subtropical and coastal region of India. Now remember, it is not grown in mountainous or alpine region because it cannot sustain or withstand the frost. Okay, so it cannot survive in frost or too cold region. That's why it is grown in tropical, subtropical and coastal region of India. So Andhra Pradesh in India is the largest producer of bananas in India and it is followed by Gujarat. Okay. So majority of banana exports from India are to the West Asian and North African countries, and we are exporting banana to UAE, Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, Qatar and Iran. Okay, so now let us see the next topic, which is micro, small and medium enterprises. So गवर्नमेंट है जो है उसने रिसेंटली MSME की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको और आसान कर दिया है। अब सिर्फ पैन कार्ड और आधार के बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है MSMEs की। ठीक है, अब MSMEs क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि एक और इसमें चेंज किया गया है। ये आपको इस बार शायद प्री में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं कि MSMEs की जो डेफिनेशन है वो लास्ट ईयर चेंज की जा चुकी है, बिकॉज गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने अभी कैपिटल बहुत कम रखी हुई है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो है वो कैपिटल बहुत कम रखी हुई थी डेफिनेशन में इन तीनों के लिए, तो ये तीनों को कोई इंसेंटिव था ही नहीं कि वो अपनी जो है बिजनेस को ऊपर बढ़ाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि अगर हम इनकी डेफिनेशन को बदल देंगे, अगर हम इनकी ओल्ड कैपिटल को बढ़ा देंगे तो इनके पास इंसेंटिव हो जाएगा कि ये अपनी कैपिटल भी बढ़ाएं, अपनी टर्नओवर को भी बढ़ाएं, फिर भी ये माइक्रो जो इंडस्ट्री है, यूनिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो इनको इंसेंटिव हो जाएगा कि हमको 25 लाख ही हम अपनी कैपिटल क्यों रखें, हम अपनी कैपिटल 1 करोड़ तक क्यों ना लेके आएँ। ठीक है, इसी लिए जो है इसको जो है डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब माइक्रो जो एंटरप्राइज है उसकी डेफिनेशन क्या है कि पहले अगर आपकी कैपिटल 25 लाख रुपए तक की होती थी तब आप माइक्रो इंडस्ट्री कहलाते थे, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया कि अगर आपकी 1 करोड़ तक की भी कैपिटल है आपकी कंपनी में तो हम आपको माइक्रो यूनिट मानेंगे और उसके
रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से वो आपको देंगे, ठीक है। फिर यही टर्नओवर, आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपकी सेल्स हैं, वो पहले कहा गया था कि पहले अगर सिर्फ आपकी 10 लाख तक की होती थी तभी आपको जो है माइक्रो यूनिट माना जाएगा, कि आपकी 10 लाख से ऊपर की अगर सेल है तो आप माइक्रो यूनिट नहीं हो, ठीक है। लेकिन इसको भी बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया गया है कि अगर आपकी 5 करोड़ तक की सेल हो रही है और आपकी 1 करोड़ की कैपिटल, 1 करोड़ तक की कैपिटल लगी हुई है, तो आप एक माइक्रो यूनिट हो और आपको उसके हिसाब से बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारी रेगुलेशंस से बच जाओगे, आपको बहुत सारी छूट मिलेंगी, टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसीलिए जो है कि ये अपने आप को, अपना बिजनेस और एक्सपैंड करें, इसी के लिए ही जो डेफिनेशन में चेंज किया गया। ऐसे ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की भी डेफिनेशन में चेंज किया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Micro, small and medium enterprises. So the government has further simplified the process of registration for these micro, small and micro, medium and small enterprises, the MSMEs. So what has been changed now? Earlier there were some regulations, but now you just need a PAN card and Aadhaar number to register your MSME. Okay, so because this has been in news, it is important for us to see the new definitions of MSMEs which have been adopted by the government of India last year in July 2020. Okay, so a very important aspect of this definition is this turnover. I will tell you what is this. I will tell you about it later, but let us see first what is the new definition. So earlier, if your capital was up to 25 lakh in your company, up to, okay, not more than that, or it could be 5 lakh, it could be 10 lakh, it could be 15 lakh, anything, but up to 25 lakh if you had a capital in your company, then, and you had a turnover of less than 10 lakh rupees, then your company was eligible to be called as a micro unit. Similarly, if your earlier, before July 2020, earlier if your capital was up to or less than 5 crore rupees and your turnover was less than 2 crore rupees, then your company was eligible to be called as a small unit. Okay, so between 25 lakh to 5 crore, the unit would be called as a small unit. Up to 25 lakh capital, the unit would be called as a micro unit. Similarly, the old capital requirement was 10 crore for medium enterprises. So between 5 crore and 10 crore, if you are having a capital of say 6 crore or 8 crore, then you would be eligible for a definition of a medium enterprise. Okay, but now these definitions have been revised. The capital requirement and the turnover requirement have been considerably raised. Why the government raised it? Because the government did not want to incentivize them that they should remain small in their business. So now the government wants that these micro enterprises should grow up and they can hold a capital of over 1 crore rupees. They should also increase their turnover from the earlier 10 lakh to almost 5 crore now. Okay, so what was happening earlier, that these micro enterprises, they were not deliberately growing up because they wanted to derive the benefits of micro units, which were available only if these two conditions were satisfied. So government has raised the amount of these two conditions. Now they have an incentive to expand their business. Now they have an incentive to invest in their country via capital. Now they have an incentive to increase their business or their turnover. That's why this will kickstart the economy, which was reeling under pressure since the coronavirus pandemic. A very important point in this case is that in this turnover, if say your exports are almost 5 crore rupees, okay, so they will not be counted in this new turnover. Or let's say your exports are 10 crore rupees, okay, so they will not be count under this new turnover. So you may have a turnover of 15 crore rupees actually, okay, but 10 crore of the volume of exports would be 10 crore, okay. So in that case, your total turnover will be only
5 crore rupees as per the government. Okay, so the government has said that they will not count the exports or the turnover or the sales that you are doing abroad. We will not be counting them in your turnover requirements. Okay, so it's a very important thing. The government wants these micro, small, and medium enterprises to export more and more, so as to derive the benefits of this turnover requirement. Okay, so now let us see the next topic, which is North Atlantic ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी एक समिट हुई है, आपको पता है जो बाइडन जी जो है वो वहाँ पर गए थे ब्रसल्स में, बेल्जियम में. तो नेटो का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर एक समिट हुई है और नेटो ने कहा है कि हम जो है अपना म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है उसमें एक और डोमेन ऐड कर रहे हैं, वो है स्पेस. ठीक है, तो अब ये म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज क्या है? आर्टिकल 5 जो है नेटो के चार्टर का, वो कहता है कि अगर हम 30 में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर किसी भी और कंट्री ने अटैक करा तो हम ये मानेंगे कि हम 30 के ऊपर अटैक किया है और हम 30 के 30 जो है वो उस कंट्री के या फिर उस ग्रुप के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे या अटैक करेंगे या वॉर करेंगे, जो भी करेंगे. ठीक है, तो 30 के 30 अलाइज जो हैं उनमें से किसी पे भी एक पे अगर आप अटैक करो तो ये 30 सोचेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ और ये 30 के 30 आपको जो है वो फिर उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स देंगे. अब वो पहले तक कौन सा अटैक जो है उस वो काउंट होता था? पहले कहा जाता था कि सिर्फ अगर आपने लैंड से अटैक किया है, सी से अटैक किया है या एयर से अटैक किया है, तब हम ये मानेंगे कि हम 30 के 30 के ऊपर आपने अटैक किया है. अभी रिसेंटली साइबर स्पेस में भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया था. मतलब कि अगर आप किसी भी नेटो कंट्री के साइबर स्पेस पे आप अटैक करते हो तो ये आपने 30 की 30 नेटो कंट्रीज के साइबर स्पेस पे अटैक किया, ऐसा माना जाएगा. ठीक है, अब जो है इस समिट से पहले दिसंबर 2019 में नेटो लीडर्स ने स्पेस को भी इसमें 5th डोमेन ऐड कर दिया कि अगर आप स्पेस में भी अटैक करते हो नेटो कंट्रीज के किसी भी असेट को, आपने समझ लो कि जर्मनी की कोई सैटेलाइट जो है वो स्पेस में चल रही थी, आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया या उसको आपने किसी तरह से नुकसान पहुंचाया, तो ये नेटो कंट्रीज सोचेंगी कि आपने हमारी सारी कंट्रीज की जितनी सैटेलाइट्स या जितने असेट्स हैं उसको आपने अटैक किया है और उसी के ही बेसिस पर ये रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, तो ये स्पेस डोमेन का इसमें आना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से डेवलपमेंट है. अब हम देखते हैं नेटो है क्या. नेटो है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पर इसको हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं. ठीक है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ग्रुप है जो कि वेस्टर्न यूरोप में एग्जिस्ट करता है. अब यूएस ने कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है यूएसएसआर से बचाने के लिए वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को के साथ एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं. ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया गया इस ट्रीटी के द्वारा और 1949 में ये ट्रीटी एनफोर्स हुई. ठीक है, साइन हुई और उसी के टाइम एनफोर्स भी हो गई. ठीक है, अब ये एक सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस है. जैसा मैंने आपको बोला, आप किसी भी एक पर अटैक करोगे तो ये सब मानेंगे कि आपने सब पे अटैक किया, ये आर्टिकल 5 कहता है. ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में. ठीक है, अब ये जो इसका आर्टिकल 5 है जिसमें मतलब आपने किसी पे एक पे अटैक किया और तो आप ये माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक किया है, इसको सिर्फ आज तक एक ही बार यूज़ किया गया. जब 9/11 का अटैक हुआ था तब यूएस ने कहा कि अब मैं आर्टिकल 5 इन्वोक कर रहा हूँ नेटो चार्टर का. उसके ही तहत जो है नेटो ने फिर अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किए थे. आर्टिकल 5 का एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, वो है 9/11 का जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएस में. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. So, in a recent summit, NATO leaders have expanded the scope of their mutual defense clause by including the space domain in their mutual defense clause. Okay, so what is actually this? What is this mutual defense clause? The Article 5 of NATO charter is saying that if you attack any of our 30 allies, it will be considered that you have attacked all of us, and we will respond according to that notion. Okay, so earlier only if you had attacked any of them through land, sea or air, only then that attack would have been eligible for a response from the NATO allies. But recently cyberspace was also added into that domain. So it means that if you attack if you make a cyber attack on any of the allies of NATO countries, let's say if you hack or if you make a cyber attack on Germany's computers,
Okay, so these NATO countries will assume that you have attacked the entire NATO countries network, and they will respond to you appropriately with a collective response. Okay, so as recently as December 2019, these leaders have also declared that they have added a fifth domain to this alliance, which is the space. So now, if you attack any of the space assets of any NATO ally, they will consider it as an attack on all of their assets. So let's assume that you attacked a spaceship or a satellite of US, okay, in the space. Then all the NATO allies will the US has the right to invoke Article 5 of the NATO, and all these allies will assume that you have attacked the entire space assets of the NATO countries. All these 30 countries, you have attacked their entire arsenal in the space, and they will respond to you in that fashion. Okay, so at present, almost 2000 satellites are orbiting the Earth, and almost half of them are operated by the NATO countries. So, if you attack just one satellite of US or any of, or for that matter, any of the NATO ally, then it would be considered that you have attacked all the satellites of the NATO countries, or the space assets of NATO countries. Okay, so this space domain has been added in the mutual defense clause. So let us see what is this NATO. This NATO is North Atlantic Treaty Organization. It is also called North Atlantic Alliance, and it's a collective security alliance in the Western Europe. So as we know that during the Cold War period, the US signed an intergovernmental military alliance with the Western European countries in the form of a North Atlantic Treaty. It is also called the Washington Treaty. It was signed in 1949, and this treaty culminated into the formation of NATO. Okay, so NATO is basically a force against USSR. NATO was originally conceived as a force against USSR or Communist Soviet Union, but now it is continuing despite the dismemberment or the disintegration of Soviet Union. Okay, so it is basically a system of collective defense wherein you attack just one party to the NATO charter, and all these allies will come together to attack you. Okay, so the headquarters of NATO are located in Belgium, in the city of Brussels. Okay, so this Article 5 is very famous because it is the one that it is the key provision which controls that specific agenda, that any attack on one member of the NATO will be considered as an attack on all members. Okay, so this Article 5 has been invoked only once, and that too by the Americans after the 9/11 attack. After the Americans invoked this Article 5, all the NATO countries were forced to attack the Taliban or its forces in Afghanistan after this 9/11 attack. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly compilation of current affairs from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.